हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं मॉडल पेपर का सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट यानी होम साइंस का फर्स्ट मॉडल पेपर का मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर किया था। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में मैं आपको सेक्शन बी यानी जो आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको कवर कराऊंगा। जी हाँ, जिसमें आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों कवर हो जाएगा। जी हाँ, तो आपको इस क्लास को दिल थाम के पूरा देखना है और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा अगर आप ये सारे देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मॉडल पेपर का दोनों के साथ साथ में कवर कराते चलूंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग पैसेंस के साथ में क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। जी हाँ, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सेक्शन बी की ओर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें यहाँ पे हम लोग जो 12 जी हाँ 12 क्वेश्चन यानी जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग कवर करेंगे। जी हाँ, तो उसके बाद हम लोग भी अभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आपको बिल्कुल शांति से क्लास को देखना है। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग सबसे पहले। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, नवजात शिशु का वृद्धि और विकास कैसे होता है। जी हाँ, तो ये जो वृद्धि और जो विकास है ये दोनों अलग अलग चीज़ है। जी हाँ, तो नवजात शिशु का वृद्धि और विकास कैसे होता है यहाँ पे हम लोग आंसर के माध्यम से देख लेते हैं। शिशु का विकास प्रारंभ में तो काफी तीव्र गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे शिशु के विकास की तीव्रता कम होती जाती है। जी हाँ, यानी जब बच्चे क्या होते हैं, छोटे रहते हैं, तो उसमें जो होती है विकास की जो तीव्रता होती है काफी तेजी से होती है। जी, लेकिन जैसी क्या होता है उसकी उम्र बढ़ती जाती है, शिशु में विकास क्या होता है, कमी आती जाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे शिशु का शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास होता जाता है। जी हाँ, यानी विकास में क्या होता है कि शुरू में काफी तेजी से होता है, लेकिन बाद में क्या होता है उम्र के साथ साथ में विकास कम होती जाती है। लेकिन वृद्धि में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वृद्धि में क्या होता है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाता है उसका विकास यानी मानसिक और शारीरिक दोनों विकास क्या होता है इसका होते जाता है। जी हाँ, तो दोनों क्या है, एक अलग अलग चीज है। तो मैंने आपको यहाँ पे आसान तरीके से बता दिया नवजात शिशु का वृद्धि और विकास कैसे होता है। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 को, और आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन को पेशेंस के साथ में देखना है। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है और मैं इसका लिंक आपको इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों का नाम लिखे। जी हाँ, यानी जो चाइल्डहुड होता है उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसका नाम आपको लिखने के लिए बोला है। बाल्यावस्था के रोग होते हैं। जी हाँ, तो बाल्यावस्था के कौन कौन से रोग होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अतिसार, जी हाँ अतिसार मतलब होता है डायरिया, उसके बाद सर्दी जुकाम हो गया, कान दर्द, आंखें दुखना, न्यूमोनिया, हैजा, खसरा, गलसुआ, गोल कृमि आदि। जी हाँ, तो ये सारे जो रोग हैं कब होते हैं, ये चाइल्डहुड में होते हैं। जी हाँ, बाल्य अवस्था में होते हैं। तो ये सारे रोगों के क्या है, नाम है। जी हाँ, तो यहाँ पे आदि है और भी बहुत सारे रोग हैं, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंट का नाम बता दिया है। तो आप देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है जल का संगठन बताइए। जी हाँ, यानी जल जो वाटर है उसका कॉम्पोजिशन बताना, यानी वाटर कैसे बना है। तो हम लोग देख लेते हैं, जल हाइड्रोजन यानी H2 के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु के रासायनिक संयोग से बना हुआ एक अणु है। जी हाँ, यानी जब परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, अणु बनता है। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। जी हाँ, इसलिए तो हम लोग लिखते हैं H2O। जी हाँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। तो दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या बना, जल बना। जी हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O। अतः H2O में यानी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का होता है। जी हाँ, यानी हाइड्रोजन कितना होता है, 2, और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जल का कॉम्पोजिशन है क्या है, वो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अब इससे देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 को, और आपको इसी तरह क्लास तक बने रहना है। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है विटामिन किसे कहते हैं। जी हाँ, तो विटामिन एक प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं। जी हाँ, ये सारे क्या है, एक रासायनिक तत्व है, रासायनिक केमिकल एलिमेंट्स हैं जो शरीर में बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। जी हाँ, जो हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। जी हाँ, और जो हमारे शरीर में क्या होती है, काफी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनका काम बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे जो स्वास्थ्य है, जी हाँ यानी जो भी रोग हमको होते हैं, जो भी डिजीज हमको होती है, तो उसको जो लड़ने का काम करता है वो कौन करता है, विटामिन करता है। यानी विटामिन हमारे क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। जी हाँ, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 4 को भी देख लिया। अब इसी तरह देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको जो पे स्क्रीन पे आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है कि करेज क्या है। जी हाँ,
करेज एक ऐसा सुरक्षित स्थान होता है जहां बच्चे की सही देखभाल में तब तक छोड़ा जा सकता है जब तक माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं। जी हाँ, तो ये करेज जो होता है एक सुरक्षित स्थान होता है जहाँ क्या किया जाता है, बच्चों को देखभाल में रखा जाता है। जी हाँ, किसी के अगर छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको कहीं काम से ऑफिस जाना होता है तो वो करेज में अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि करेज में बच्चों को सुरक्षित रखने की क्या होती है, व्यवस्था होती है, पूरी व्यवस्था होती है। आप बच्चे को छोड़ के जा सकते हैं और उसमें एक रूल है कि वहाँ पे जो बच्चा होना चाहिए कम से कम 3 वर्ष तक के बच्चों को ही रखा जाएगा। जी हाँ, उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं रखा जाएगा। जी हाँ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेज बोलते हैं। जी हाँ, तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, गृह विज्ञान से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, तो हम लोग गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं यानी होम साइंस पढ़ रहे हैं और होम साइंस के बारे में हमको अगर पता नहीं है तो इस आंसर के माध्यम से हमको पता हो जाएगा। गृह विज्ञान व्यक्ति विशेष और परिवारों के कल्याण, घर परिवारों की उन्नति और जीवन मूल्यों के संरक्षण तथा घरेलू जीवन के महत्व से संबंधित है। जी हाँ, आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा होम साइंस है यानी गृह विज्ञान वो किससे संबंधित है, यानी हम लोग का जो व्यक्ति विशेष हो या कोई परिवार हो उसका कल्याण किस प्रकार हो, घर और परिवारों की उन्नति कैसे हो, विकास कैसे हो, जीवन के जो मूल्य है उसका संरक्षण कैसे हो तथा जो घरेलू जीवन है उसके क्या महत्व है। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ों से क्या है, हमारा गृह विज्ञान संबंधित है यानी रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पे आपको गृह विज्ञान के बारे में बता दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा गृह विज्ञान के बारे में जो भी डाउट था। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, बैलेंस डाइट आपने बहुत सुना होगा संतुलित आहार के बारे में। तो आज आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वे आहार जिसमें सभी आहार वर्ग जैसे ऊर्जा देने वाले, वो शरीर का निर्माण करने वाले, सुरक्षा देने वाले आहार उचित मात्रा में यानी उचित परिमाण में हो। जी हाँ, यानी हम लोग उन सभी आहार को संतुलित आहार बोलेंगे जिसमें क्या हो, सभी पोषक तत्व हो। जी हाँ, ये नहीं कि सिर्फ ऊर्जा देने वाले हमारे पोषक तत्व है बाकी कोई ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होना चाहिए, चाहे वो ऊर्जा देने वाले हो, चाहे वो शरीर का निर्माण करने वाले हो या सुरक्षा देने वाले हो। जी हाँ, अगर ये सारे पोषक तत्व उसमें मौजूद होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे संतुलित आहार, अन्यथा उसको हम लोग नहीं बोलेंगे। जिससे व्यक्ति को सभी पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो। जी हाँ, जिससे व्यक्ति को क्या हो, सभी पोषक तत्व क्या हो, न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो, उसी हम लोग संतुलित आहार बोलेंगे। जी हाँ, तो आम भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि आम शब्दों में वे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व एक उचित मात्रा में मौजूद होते हैं उसको हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो ये सारे क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा। तो आपको इस तरह अगर लिख देंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, वैसे उत्पाद के नाम लिखे जिनमें ISI चिन्ह होता है। जी हाँ, इन वैसे आपको प्रोडक्ट का नाम बोलना है जिसमें क्या होता है, ISI मार्क रहता है। जी हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन से प्रोडक्ट है, कौन से सामान है जिसमें क्या रहता है, ISI का मार्क रहता है। तो ISI चिन्ह वाले कुछ प्रमुख उत्पाद निम्नलिखित है। जी हाँ, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे साबुन में आपको ISI मार्क मिलेगा, जैसे गैस का चूल्हा, सिलेंडर, विद्युत उत्पाद यानी जो इलेक्ट्रिक क्या होते हैं प्रोडक्ट होते हैं उसमें मिलेगा आपको। उसके बाद सीमेंट में मिलेगा, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, उसके बाद बिस्कुट हो गया, मिल्क हो गया, उसके बाद मिनरल वाटर आदि। जी हाँ, ये सारे क्या है, ऐसे उत्पाद है जिसमें आपको ISI का मार्क मिलेगा। जी हाँ, तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, समय व्यवस्थापन को परिभाषित करें। जी हाँ, समय व्यवस्थापन मतलब टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, तो आखिर ये चीज़ है क्या, इसको आपको डिफाइन करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना ताकि व्यक्ति एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, समय व्यवस्थापन कहलाता है। जी हाँ, यानी आम शब्दों में उसको हम लोग कह सकते हैं कि न्यूनतम समय में यानी कम से कम समय में अधिक कार्य। जी हाँ, यानी कम समय में क्या हो, अधिक कार्य, और क्या कैसा हो, वो गुणवत्तापूर्वक हो। जी हाँ, ये नहीं कि अगर हम लोग कम समय में काम कर रहे हैं जैसे कि तैसे काम को करके फिनिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। काम भी क्या होना चाहिए, कम से कम समय में होना चाहिए और क्या होना चाहिए, गुणवत्तापूर्वक, यानी विद क्वालिटी होना चाहिए ताकि व्यक्ति एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। जी हाँ, ताकि क्या हो, व्यक्ति या उसका जो पारिवारिक लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसकी क्या हो सके, प्राप्ति हो सके। न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को गुणवत्तापूर्वक करके जो हमारा लक्ष्य है, पारिवारिक लक्ष्य है और जो व्यक्तिगत लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके, ये समय व्यवस्थापन कहलाते हैं, टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। जी हाँ, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या है, प्रोटीन के स्रोत बताए। जी हाँ, यानी कौन कौन से
प्रोटीन के क्या है सोर्सेस है वो आपको बताने हैं। तो आप सबको बताइए कि प्रोटीन हमको किस किस चीज़ से मिलता है, जैसे कि दूध हो गया, उसके बाद दूध से जितने बने पदार्थ है, चाहे वो पनीर हो, दही हो, कुछ भी हो। उसके बाद अंडे की जर्दी जी है, यानी अंडे का जो पीला वाला भाग है उससे भी हमको प्रोटीन मिलता है। और जो मांस मछली है, उसके बाद दाल गेहूँ आदि, ये सारे क्या है यानी हमको प्रोटीन इन सभी उत्पादों से मिलता है। जी हाँ, तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं हम लोग यानी लघु उत्तरीय प्रश्न का। चलिए तो देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, बजट किसे कहते हैं। जी हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय बजट, यानी बजट आखिर में है क्या। तो देख लेते हैं हम लोग, किसी निश्चित समय अवधि के लिए परिवार की आय के अनुसार व्यय को निर्धारित करने की प्रक्रिया को बजट कहते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको आम शब्दों में समझा रहा हूँ कि किसी निश्चित समय अवधि के लिए, जी हाँ, अगर आप बजट बना रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, निश्चित समय अवधि होना चाहिए। जी हाँ, मान लीजिए कि आप 1 महीने का क्या कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका समय अवधि हो गया, एक निश्चित समय अवधि 1 महीने क्या हो गया। उसके बाद के लिए परिवार की आय, जी हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 महीने में परिवार की कितनी इनकम है उसके अनुसार व्यय को, जी हाँ, यानी जो खर्च है उसको निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग बजट बोलते हैं। जी हाँ, तो बजट के लिए क्या होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए, चाहे आप 1 महीने का ले रहे हैं, चाहे आप 1 साल का बजट बना रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक समय अवधि कौन सा ले रहे हैं। जी हाँ, अब हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जी हाँ, आखिरी क्वेश्चन हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो क्या बोला जा रहा है, ज्ञानात्मक विकास क्या है। जी हाँ, यानी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जी हाँ, तो किसको बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ज्ञानात्मक विकास सोचने समझने की मानसिक प्रक्रिया है। जी हाँ, तो ज्ञानात्मक विकास है ये क्या है, सोचने समझने की। जी हाँ, ये क्या है, मानसिक प्रक्रिया। जी हाँ, मेंटल प्रोसेस है, यानी ये दिमागी प्रक्रिया है। यह विकास ज्ञान का वह प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क में अनेक प्रतिक्रियाएं होती है। जी हाँ, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है, हमारे दिमाग में कई प्रकार की क्या होती है, प्रक्रियाएं होती है। जी हाँ, प्रतिक्रियाएं होती है जिसके माध्यम से किशोर ज्ञान प्राप्त करता है। जी हाँ, और जिसके माध्यम से क्या करता है, कोई भी एडल्ट क्या करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। जी हाँ, तो ज्ञान की प्राप्ति करना ये क्या है, हमारा ज्ञानात्मक विकास का एक उदाहरण है। जी हाँ, जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको बिल्कुल कवर कर लिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। और अभी आपको क्लास को स्किप नहीं करना है और अभी क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। जी हाँ, क्योंकि अगर ये सारे क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम में यहाँ से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, बच्चों में अक्षमता तथा अयोग्यता के क्या कारण है। जी हाँ, यानी जो बच्चे में डिसेबिलिटीज होती हैं उसके क्या कारण है, उसके क्या रीजन है, उसको आपको यहाँ पे बताना है। जी हाँ, तो यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है। जी हाँ, अथवा का मतलब ये हुआ कि आप इस क्वेश्चन को करें या इस क्वेश्चन को। जी हाँ, 2 में से आपको एक को क्वेश्चन भी करना है। जी हाँ, तो आज की क्लास में मैं आपको दोनों क्वेश्चन को कवर कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाएं और लाभ क्या है। जी हाँ, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि बच्चे में जो अक्षमता तथा अयोग्यता है उसके क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, बच्चों में अक्षमता तथा अयोग्यता के निम्न कारण हो सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लोग रीजन को देखते हैं, क्या कौन सा रीजन है। शिशु को किसी दुर्घटना के कारण हड्डियों की समस्या का उत्पन्न होना, बच्चों का शैशव अवस्था में गिर जाना, हड्डियों का मुड़ना या टूट जाना, भीतरी चोट लगना, इससे बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में बाधा पड़ती है। जी हाँ, मान लीजिए कि किसी दुर्घटना के कारण बच्चे की क्या होगी, हड्डियाँ क्या यानी हड्डियों का समस्या आ गया, या उसमें क्या हो गया कि कहीं से बच्चा गिर गया, उसका हड्डी क्या हो गई, मुड़ गई, या कहीं से गिरने से क्या हो गया, हड्डी टूट गई। जी हाँ, और इससे क्या हो गया, भीतरी चोट लग जाना, अंदरूनी कोई सा भी चोट लग गया, इससे क्या हो सकता है कि बच्चे के शारीरिक और जो मानसिक विकास है इसमें बाधा पड़ सकती है। जी हाँ, इससे भी क्या हो सकती है, अयोग्यता या जो डिसेबिलिटीज है वो हो सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहला रीजन देख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गर्भकाल में जन्म के समय चोट लगने से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, मान लीजिए कि क्या है, कोई भी गर्भवती महिला, उसके पेट में अगर बच्चा है, अगर उस किसी कारण से उसको क्या हो गया, चोट लग गया, तो उस पर भी क्या हो सकता है, बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जन्म होते समय यदि औजार से शिशु का सिर दब जाता है। जी हाँ, अगर बच्चा क्या हो गया, पैदा हो गया और किसी कारण से शिशु का क्या हो गया कि औजार से शिशु का सर दब गया। जी हाँ, तो कभी कभी बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है जिससे बच्चे में देखने, बोलने, सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। जी हाँ, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं किसी बच्चे की यानी अयोग्यता तथा अक्षमता होने का। जी हाँ, तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट रीजन यहाँ भी क्या दिया हुआ है, जन्मजात की कमियों को छुपाने के लिए शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, यानी जन्मजात में बच्चे की कोई सी भी कमी होती है जिसके कारण क्या करनी पड़ती है, शल्य चिकित्सा। जी हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग सर्जरी। तो किसी बच्चे को क्या करनी पड़ती है, सर्जरी करनी पड़ती है और ऑपरेशन कराया जाता है
जिसमें दुर्भाग्य से कोई अंग नष्ट हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, अगर किसी कारण से कोई सा भी अंग क्या हो गया या कोई सा भी नस किसी प्रकार से कट गया तो इससे क्या हो सकता है, बच्चे में अपंगता या असमर्थता के शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, तो ये भी रीजंस हो सकते हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने ये सारे रीजंस देख लिए असमर्थता और अयोग्यता के। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि आपको अथवा में पूछा गया था कि जो एकीकृत बाल विकास योजना है, जी हाँ, उसके क्या कार्य है, उससे क्या लाभ है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना में छोटे बच्चों, गर्भवती एवं माता की स्वास्थ्य संबंधी देखरेख की जाती है। जी हाँ, जो एकीकृत बाल विकास योजना है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ICDS। जी हाँ, उसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों को, उसके बाद जो गर्भवती एवं माता है उसकी स्वास्थ्य संबंधी देखरेख की जाती है। जी हाँ, जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी काम होता है वो उसकी देखरेख करता है कौन, एकीकृत बाल विकास योजना। उसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इस संगठन द्वारा बच्चों, गर्भवती एवं धात्री स्त्री को पूरक पोषक तत्व प्रदान किया जाता है। जी हाँ, तो इस संगठन द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों को भी, और जो गर्भवती है और धात्री है, हाँ, तो धात्री स्त्री किसको बोलते हैं, बच्चों को दूध, यानी बच्चों को दूध पिलाने वाली माता, उसको हम लोग धात्री स्त्री बोलते हैं। उसको पूरक पोषक तत्व प्रदान किया जाता है। हाँ, उसका तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। बच्चों एवं गर्भवती को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीके उपलब्ध करवाता है। जी हाँ, यानी बच्चे हो या गर्भवती महिला हो, उसको संक्रामक रोग, जी हाँ, यानी जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उससे बचाव के लिए उसको टीका उपलब्ध कराया जाता है। इसके माध्यम से निम्न सेवाएं उपलब्ध है। जी हाँ, कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध है, जैसे कि पूरक आहार दिया जाता है, उसके बाद टीकाकरण कराया जाता है, उसके बाद स्वास्थ्य एवं आहार शिक्षा दी जाती है। जी हाँ, तो ये सारे काम कौन करता है, एकीकृत बाल विकास योजना करती है। तो अब हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर, क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में। इस संस्था में बच्चों को अपराह्न भोजन दिए जाते हैं। जी हाँ, यानी इस संस्था में क्या होती है, बच्चों को यानी जो आफ्टरनून मील होता है उसको दिया जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें पोषक तत्व उपलब्ध कराया जाता है। जी हाँ, जिसके माध्यम से जो पोषक तत्व है उसको उपलब्ध कराया जाता है, दिया जाता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, बच्चों को टीके लगाकर टिटनेस, डिप्थीरिया, कुक्कुर खांसी, पोलियो, मीजिल्स, क्षय रोग से दूर रखा जाता है। जी हाँ, और उसको क्या किया था, टीके लगाए जाते हैं। जी हाँ, कौन कौन सी बीमारियों के लिए, अगर टिटनेस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, कुक्कुर खांसी, उसके बाद पोलियो, मीजिल्स, क्षय रोग आदि, ये जितनी भी सारी बीमारियां हैं इसको बचाव के लिए बच्चों को टीका लगाया जाता है। और ये संस्था कौन करती है, एकीकृत बाल विकास योजनाएं करती है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया एकीकृत बाल विकास योजना के क्या लाभ है, उसके क्या कार्य है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या बोला जा रहा है, वस्त्रों के देखभाल के नियमों का संक्षिप्त वर्णन करें। जी हाँ, यानी जो वस्त्र है उसके देखभाल करने के कौन कौन से नियम है उसको आपको यहाँ पे वर्णन करना है। यहाँ पे आपको अथवा में पूछा गया है कि रेडीमेड वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से बताएं। जी हाँ, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन में आपको ऐसा भी कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। जी हाँ, तो क्लास लंबी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्लास को करना है, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वस्त्र चाहे किसी भी कपड़े से निर्मित हो, उसकी देखभाल के कुछ सामान्य नियम होते हैं जो सभी वस्त्रों पर लागू होते हैं, वे निम्नलिखित है। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से यानी वस्त्रों के देखभाल के नियम है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रश से झाड़ना एवं धूप दिखाना। जी हाँ, ये पहला नियम है। कुछ वस्त्र प्रतिदिन धोए नहीं जा सकते, जैसे उलेन कोट, ब्लेजर आदि। इसके अलावा कुछ महंगे वस्त्रों पर पसीने का दाग लग जाता है, उसे भी अच्छे तरीके से धूप दिखाकर रखा जा सकता है, जैसे सिल्क के कुर्ते, ब्लाउज आदि। जी हाँ, तो ऐसे भी कपड़े होते हैं जिसको हम लोग प्रतिदिन नहीं धो सकते, जैसे आपका हो गया उलेन कोट यानी ऊन का कोई कोट हो गया, उसके बाद ब्लेजर हो गया। और ऐसे कुछ महंगे कपड़े होते हैं जिसमें क्या होते हैं, पसीने या कुछ के दाग लग जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, धूप में दिखाकर उसको हम लोग अच्छी तरीके से रख सकते हैं। जी हाँ, तो ये सबसे पहला नियम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा नियम को देखेंगे कि क्या है यहाँ पे, शीघ्र मरम्मत, यानी जल्दी क्या करना, मरम्मत करने लगा, कोई सा भी टूट फूट हो गया या कहीं पे फट गया तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, जल्दी मरम्मत कर लेते हैं। तो देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पे प्लान करके, कपड़ों को धोने के पूर्व टूटे बटन को सिलकर फटे वस्त्रों को रफू करना या मरम्मत आवश्यक होता है, अन्यथा ये फट जाते हैं। जी हाँ, अगर कोई कपड़ा क्या है, यानी कोई कपड़े के क्या है, बटन टूट चुके हैं तो उसको क्या करना, तैयार करना। अगर फटे वस्त्र है उसको क्या करना, पहले रफू करना या मरम्मत कर लेना आवश्यक है। जी हाँ, अगर फटे कपड़े को आप नहीं रफू करेंगे तो क्या होगा कि जैसे आप धोएंगे तो ये कपड़ा क्या हो सकता है, फट सकता है। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया।
अब यहाँ पे तीसरा नियम देख लेते हैं, दाग धब्बे छुड़ाना। जी हाँ, अगर क्या हो कपड़े में कोई सा भी दाग धब्बे लग जाए तो उसको क्या करना, जल्दी छुड़ाना। धब्बा चाहे जैसा हो वस्त्र की शोभा नष्ट कर देता है। जी हाँ, आप सबको पता ही होगा, अगर किसी प्रकार का धब्बा लग गया कपड़े में तो उसकी शोभा, उसकी सुंदरता को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है तथा कई बार पहनने योग्य नहीं रहता है। अतः वस्त्रों को धोने से पहले उन पर लगा धब्बा छुड़ाना अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, तो आपका कोई सा भी धब्बा हो उसको धोने से पहले क्या करना है, हर हाल में छुटा लेना है। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट नियम यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उचित विधि से सफाई एवं धुलाई। जी हाँ, यानी उचित विधि होना चाहिए। जी हाँ, यानी ऐसा नहीं कि हर एक कपड़े को हम लोग एक ही विधि से धो रहे हैं। जी हाँ, सभी वस्त्रों को एक ही विधि से नहीं धुलना चाहिए। जी हाँ, ये कपड़े पे डिपेंड करता है कि इसको कैसे धोना चाहिए। प्रत्येक तंतु को धोने से पहले उसकी पहचान करके ही उचित विधि अपनाना चाहिए। जी हाँ, यानी कपड़े को पहले पहचान लेना है कि कॉटन है या सिल्क है, उसी के हिसाब से उसको धोना चाहिए। जैसे सिल्क, ब्रोकेट आदि की सूखी धुलाई होनी चाहिए। जी हाँ, अगर सिल्क टाइप का कपड़ा हो या ब्रोकेट कपड़ा हो तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी सूखी धुलाई करनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो अगला नियम है वो क्या है, सुखाना। वस्त्रों को छांव में या उल्टा कर सुखाना चाहिए। जी हाँ, यानी वस्त्रों को धूप में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, इसको छांव में सुखाना चाहिए और उसको कपड़े को उल्टा करके सुखाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप सीधे कपड़े को क्या करेंगे, सूखने देंगे तो इससे इसका रंग क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। जी हाँ, तो अब अगला नियम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उचित प्रकार से इस्त्री करना। जी हाँ, यानी एक उचित प्रकार से क्या करना, इस्त्री करना, कपड़े को आयरन करना। कुछ वस्त्र अत्यधिक ताप पर इस्त्री करने से गल जाते हैं। जी हाँ, यानी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसको क्या करेंगे, अगर अधिक ताप से गर्म करेंगे तो वो क्या हो सकते हैं, गल सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं। जबकि कुछ अप्रभावित रहते हैं और कुछ पर गर्म इस्त्री से दाग धब्बे लग जाते हैं। इसलिए वस्त्रों को रेशे के अनुरूप ही इस्त्री करना चाहिए। जी हाँ, यानी कपड़े के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, उसको इस्त्री करेंगे। ये नहीं कि जी हाँ कि अगर उसको गर्म करें तो ये क्या हो जाए, सिकुड़ जाए, तो उसको कपड़े के अनुसार ही इस्त्री करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने ये सारे नियम्स को देख लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे अथवा वाला क्वेश्चन था कि रेडीमेड वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, उसके यहाँ पे विस्तार से समझाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि जो रेडीमेड वस्त्र होता है, जी हाँ, यानी जो हम लोग सिलाई कपड़े खरीदते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य वस्त्र, एक होता है अंतर वस्त्र। जी हाँ, तो इसको हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बाह्य वस्त्र को देखेंगे कि ये होता क्या है। बाह्य वस्त्र उन परिधानों को कहा जाता है, उन गारमेंट्स को कहा जाता है जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जी हाँ, जो हमको क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं, साथ ही जिनके बाहरी रूप को प्रदर्शित भी किया जा सके, जिसको हम लोग यानी बाहरी रूप को प्रदर्शित भी कर सकते हैं, बाहरी इसको हम लोग देख भी सकते हैं। जी हाँ, जैसे आपका यूनिफॉर्म हो गया, स्कूल ड्रेस हो गया, या खेल के परिधान हो गए। जी हाँ, यानी खेल का कोई सा भी ड्रेस हो गया। उसके बाद सलवार कमीज हो गया, ब्लाउज, ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन, इसके बाद स्कीवी, पुलोवर, कोट, फुल पैंट, हाफ पैंट, स्कर्ट, गाउन, फ्रॉक, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, उसके बाद ट्रैक सूट हो गया, उसके बाद लेगिंग, कुर्ते, उसके बाद पायजामा, टाई, कैप, हैट इत्यादि। जी हाँ, तो ये सारे हमारे क्या है, बाह्य वस्त्र जो हम लोग उसकी क्या करते हैं, यानी शरीर के बाहर पहनते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं। ये सारे क्या है, बाह्य वस्त्र के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा हम लोग देख लेंगे यहाँ पे अंतः वस्त्र। जी हाँ, अंतः से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये यानी अंदर पहनने वाले कपड़े। बाह्य वस्त्रों के नीचे जिन परिधानों को पहना जाता है उन्हें अंतर वस्त्र कहते हैं। जी हाँ, यानी जो हम लोग बाह्य वस्त्र पहनते हैं उसके अंदर में जो भी कपड़े पहनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अंतः वस्त्र। अंतः वस्त्रों के कार्य भी हमारे को सुरक्षा प्रदान करना है। जी हाँ, इसका भी काम क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त ये हमारे शरीर के उभारों को संतुलित कर शरीर को क्रियात्मक बनाते हैं। जी हाँ, और जो भी उभारें होती है उसको क्या करते हैं, ये संतुलित रखते हैं और इसको क्या करते हैं, क्रियात्मक बनाते हैं, यानी काम करने के लायक बनाते हैं। साथ ही गर्मियों में पसीना सोखते हैं। जी हाँ, और साथ में क्या होते हैं कि गर्मियाँ अगर जो भी पसीना होता है, ये जो हमारे अंतः वस्त्र होते हैं उसको अच्छी तरीके से क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। तथा ठंड में शरीर को गर्म रखते हैं, और ठंडी में क्या करते हैं, उसको यानी हमारे शरीर को क्या करते हैं, काफी गर्म रखते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी ये बाह्य वस्त्र को पारदर्शिता की रोकथाम के लिए भी पहना जाता है। जी हाँ, यानी बाह्य वस्त्र अगर पहने, अगर शरीर के आर पार न दिख जाए, यानी शरीर पूरा न दिख जाए, इसके बचाव के लिए भी इसको पहना जाता है। जैसे थर्मोकोट हो गया, गंजी हो गया, पायजामा हो गया, जांघिया, स्टोकिन, मोजे, पेटीकोट, पैंटी, ब्रा, शर्ट इत्यादि। जी हाँ, तो ये सारे जो हमारे वस्त्र है ये क्या है, अंतः वस्त्र है, अंदर में पहनने वाले वस्त्र है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रेडीमेड वस्त्र के दो प्रकार देख लिए, एक बाह्य वस्त्र, दूसरा अंतः वस्त्र। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वो भी कर लिया है। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज की इस मॉडल पेपर का।
तो क्वेश्चन 15 में क्या दिया हुआ है, पारिवारिक आय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। जी हाँ, तो जो पारिवारिक आय है, जी हाँ, जो हमारा फैमिली इनकम है, इसमें किसके कितने प्रकार है उसको वर्णन करने के लिए बोला है। और अथवा में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986, उसके अनुसार उपभोक्ता के अधिकार का वर्णन करें। जी हाँ, कौन कौन से अधिकार है उसका वर्णन करने के लिए बोला है। जी हाँ, तो आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। पारिवारिक आय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे पारिवारिक आय के यानी भाग को देख रहे हैं कि इसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले मौद्रिक आय, उसके बाद वास्तविक आय, उसके बाद मानसिक आय। जी हाँ, तो आपको ऐसे भी याद रखने, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि पारिवारिक आय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मौद्रिक आय को देखेंगे कि मौद्रिक आय क्या होता है। एक निश्चित समय में परिवार को मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। जी हाँ, एक निश्चित समय में क्या होना चाहिए, एक फिक्स टाइम होना चाहिए, और जिस फिक्स टाइम में परिवार को जो मुद्रा क्या होती है प्राप्त होती है, यानी आय के रूप में, इनकम के रूप में, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, मौद्रिक आय बोलते हैं। परिवार में मौद्रिक आय विभिन्न रूपों से प्राप्त की जा सकती है। जी हाँ, और जो मौद्रिक आय है ये कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जैसे वेतन यानी जो तनख्वाह होता है उससे भी प्राप्त हो सकता है, मजदूरी करके, उसके बाद बोनस, पेंशन जो है, ब्याज लाभ, उसके बाद उपहार, लगान, किराया, रॉयल्टी आदि। जी हाँ, तो इस सारी चीज़ों से हमको क्या हो सकता है, यानी मौद्रिक आय प्राप्त हो सकता है। तो अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, यानी आय है कौन सा, वास्तविक आय। जी हाँ, तो जो वास्तविक आय होता है उसके भी 2 प्रकार होते हैं। जी हाँ, वास्तविक आय का 2 प्रकार होता है, कौन कौन सा, एक प्रत्यक्ष वास्तविक आय और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या होता है। प्रत्यक्ष वास्तविक आय में वे सभी सेवाएं तथा सुविधाएं आती है जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से परिवार द्वारा बिना धन व्यय किया जाता है। जी हाँ, तो प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत वह सभी आय आते हैं जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से परिवार द्वारा बिना धन व्यय किए, यानी परिवार के द्वारा बिना धन को क्या किए, खर्च किए जो कमाया जाता है वो हमारा क्या कहता है, यानी वास्तविक आय होता है। कौन सा, प्रत्यक्ष। इनके प्राप्त न होने पर परिवार को अपने मौद्रिक आय से व्यय करना पड़ता है। जी हाँ, तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे, कार्यस्थल पर मुफ्त मकान। जी हाँ, यानी जो भी हमारा क्या है, यानी कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें अगर हमको क्या मिल गया, मुफ्त मकान मिल गया रहने के लिए, उसके अगर हमको नौकरी की सुविधा मिल गई या माली की सुविधा, उसके बाद टेलीफोन की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर कंपनी ने हमको क्या कर दिया, गाड़ी दे दी। जी हाँ, तो ये सारे जितने भी हमारे जो इनकम होंगे, जो आय होंगे, ये सारे क्या होंगे, प्रत्यक्ष वास्तविक आय होंगे। जी हाँ, तो हम लोग ने यहाँ पे जो प्रत्यक्ष वास्तविक आय है उसको देख लिया। अब दूसरा प्रकार हम लोग प्रकार को देखेंगे हम लोग, यानी अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। तो ये अप्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, यह आय प्रमुख रूप से परिवार के सदस्यों के ज्ञान, निपुणता और कौशल के कारण प्राप्त होने वाली आय है। जी हाँ, तो हम लोगों ने अप्रत्यक्ष में, हम लोगों ने प्रत्यक्ष वास्तविक आय में क्या देखा था कि उसमें कोई भी इनकम को हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो परिवार है उसके सदस्य है उसको ज्ञान और निपुणता और कौशल के कारण प्राप्त होने वाली आय है। जी हाँ, यानी खाना बनाना, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं किसी, यानी किसी होटल में खाना बना रहे हैं, तो हमको क्या मिलता है, उससे जो इनकम मिलता है, या कपड़े सिलने के बाद जो हमको इनकम मिलता है, आय मिलता है, या कपड़ा धोने का काम कर रहे हैं, या आयरन करके जो हम लोग इनकम कमा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद घर में बागवानी करके जो सब्जियां प्राप्त कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों से जो हमको इनकम प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। जी हाँ, हम लोगों ने जो वास्तविक आय है उसका 2 प्रकार देख लिया, प्रत्यक्ष वास्तविक आय और अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। तो अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे पारिवारिक आय का तीसरा प्रकार कौन सा है, मानसिक आय। जी हाँ, तो हम लोगों ने मौद्रिक आय उसके बाद वास्तविक आय देख लिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मानसिक आय। मौद्रिक आय एवं वास्तविक आय के व्यय से जो संतुष्टि प्राप्त होती है। जी हाँ, हम लोगों ने जो मौद्रिक आय और जो वास्तविक आय है उसका व्यय से, उसके खर्च से जो हमको संतुष्टि होती है, जी हाँ, जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, वही हमारा क्या है, मानसिक आय है। यह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होता है। जी हाँ, और ये कैसा होता है, व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का ये अलग अलग होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवार की अलग अलग हो सकती है। जी हाँ, जो मानसिक आय है ये क्या हो सकती है, अलग अलग परिवार की, उसके बाद अलग अलग व्यक्ति की ये अलग अलग हो सकती है। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि जो पारिवारिक आय है उसकी कितने प्रकार है, उसको अच्छी तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। अब जो हमारा असवा वाला क्वेश्चन है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके क्या क्या अधिकार है, तो देख लेते हैं कि उसके क्या क्या अधिकार है। जी हाँ, तो सबसे पहला अधिकार क्या बोला जा रहा है, मूल आवश्यकता है। इसके अंतर्गत न केवल जीने के लिए बल्कि सभ्य
जीवन के लिए सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आती है। जी हाँ, तो मूल आवश्यकता में क्या आती है? सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि सब जीवन के लिए, यानी अच्छे जीवन के लिए जितनी भी सारी हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति आती है। ये आवश्यकता है जैसे भोजन हो गया, मकान, कपड़ा, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा आदि। जी हाँ, तो ये सारे क्या है? नहीं, भोजन जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसके क्या है? ये अधिकार है। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट, यानी जो अधिकार कौन सा है? चयन। जी हाँ, यानी क्या होता है? चयन का अधिकार। उपभोक्ताओं को सही चयन करने के लिए उचित गुणवत्ता और अधिक कीमत वाली कई वस्तुओं का दिखाना ताकि वे उपयुक्त वस्तु खरीद सके। जी हाँ, और क्या होता है कि चयन करने के लिए, जी हाँ, यानी चुनने के लिए उचित गुणवत्ता वाला यानी हाई क्वालिटी वाला और जो अधिक कीमत वाली वस्तु है उसका दिखाना, और जिससे क्या हो कि वे उपयुक्त वस्तु को यानी अच्छे जो उसके लिए क्या हो सटीक हो उसको क्या कर सके, खरीद सके। अब तीसरा हमारे यहाँ पे आता है सुनवाई। इसके अंतर्गत उपभोक्ता को अपने विचार निर्माताओं के समक्ष रखने का अधिकार है। दिखा, अपने विचार को क्या कर सकते हैं? निर्माताओं को जो बनाने वाले हैं उसके समक्ष ये रख सकते हैं। उपभोक्ता की समस्याओं से निर्माताओं को वस्तु के निर्माण में उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता मिलती है। दिखा, जब अगर उपभोक्ता क्या होगा निर्माताओं के समक्ष जो भी अधिकार अपना रखेगा, इससे क्या होगा उसकी जो समस्याएं हैं वो क्या होंगी? सॉल्व हो जाएंगी, और जो कपड़े की जो वस्तु की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको क्या मिलेंगी? बढ़ाने में सहायता मिलेंगी। अधिकार क्या है? स्वस्थ वातावरण। इससे जीवन और प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करके जीवन स्तर ऊंचा किया जा सकता है। जी हाँ, और इससे क्या किया जा सकता है? यानी जीवन और प्रकृति के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करके जीवन का जो हमारा लेवल है, यानी जो लाइफ स्टाइल है, उसके हम लोग लेवल को क्या कर सकते हैं? ऊंचा कर सकते हैं। तो हमारा आखिरी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिकार क्या है? यानी उपभोक्ता शिक्षण। सही चयन के लिए वस्तु, सामग्री और सेवाओं की उचित जानकारी एवं ज्ञान का अधिकार उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। दिखा, और क्या मिलना चाहिए? यानी वस्तु और जो भी सामग्री है उसकी जो सेवाएं हैं उसकी उचित जानकारी होनी चाहिए, और जो ज्ञान का अधिकार है वो उपभोक्ता को हर हाल में मिलना चाहिए। तो ये हमारा क्या था? पांचवा अधिकार था। जी हाँ, तो आज की क्लास में मैंने आपको यहाँ पे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो भी कवर करा दिया है। इससे पहले मैंने आपको जो सेक्शन ए का जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी कवर करा दिया। तो इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कराते चलूंगा एग्जाम से पहले। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना। जी हाँ, अगर इस क्लास में आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं सारे सब्जेक्ट का इसी तरह आपका यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लेके आऊँगा, अन्यथा नहीं लाऊंगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। Till then, bye bye, tata, see you on the next class.